दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुआ है मीना कर्मकार जी। एपिसोड के अंदर जाने के पहला विकास अग्रवाल जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मुझे मीना जी से कनेक्ट करने के लिए। और आज मीना जी के साथ हम एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है कि कन्वर्टिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, चुनौतियों को अवसर में बदलना कैसा। और मीना जी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों को सामना किया है, लेकिन उनके लचीलेपन, रेजिलियंस और उनके थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड, ये भावना ने उन्हें समाज में खड़े होने के मदद की। और हमारे कन्वर्सेशन के पहले अपनी मेहमान मीना जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। तो मीना जी, मैं एक यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए, ज्यादा सोचना मना है। आप तैयार हो क्या? आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मेरा पहला शब्द है कि लाइफ, जीवन। फैमिली। ड्रीम, सपना। पर्पस। स्माइल। गिफ्ट। होप। लाइफलाइन। मनी। फ्रीडम। एनिमल। बेस्ट फ्रेंड। फूड। एनर्जी। नेचर। एंजॉय। हैप्पीनेस। स्प्रेड। वेरी मच रिक्वायर्ड। ऑसम ऑसम, बहुत क्रिस्पली आंसर किया और क्रिएटिव भी है। और मीना कर्मकार जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। एंड अगेन मैं भी विकास जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आपका रेफरेंस दिया और आप हम कनेक्ट हुए बिकॉज ऑफ विकास जी ओनली। सो थैंक यू फॉर यू एंड विकास जी, जिन्होंने आप लोगों ने ये मुझे इस काबिल सोचा कि आप मुझे इस इंटरव्यू पे बुला पाए। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज माइन। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूँ नवीन समलप, द गाइडिंग वॉइस। हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो तैयार है ना मीना जी? आप तैयार है तो मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूँ। हम आपके करियर और जीवन से शुरू करते हैं। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। करियर तो हर एक के जीवन में ना अप डाउन आते हैं, कहीं से शुरू होते हैं और मतलब शुरुआत कहीं होती है और लैंड कहीं हो जाके करते हैं, बट करते वही है जहां आप चाहते हो। सो मेरी जो लैंडिंग है वो आई तो ट्रेनिंग एंड कोचिंग में ही लास्ट में जाके। इनिशियली मैं टीचर बनना चाहती थी, अच्छा। फैमिली ने स्टेनोग्राफी में डाल दिया तो स्टेनोग्राफी कर ली, और लेटर ऑन घूम फिर के शादी के बाद फिर से टीचिंग जॉब में ही चली गई। फिर सेल्स में आ गई, सेल्स के बाद सेल्स वालों ने भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में भेज दिया। सो आज ट्रेनिंग एंड कोचिंग में मैं वापस आ गई। तो मतलब आप जो सोचते हैं वो लास्ट में जाके वहीं लैंड करते हैं, ये समझ में आ गया। सही, इंटरेस्टिंग। और आपके इस सफर में ऐसे कौन से 3 चीजें जिसके वजह से आप इधर तक पहुंच सके और कोच भी बन सके? सबसे पहला लर्निंग एटीट्यूड, मेरा वो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रहा है। दूसरा, मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ। मुझे 10th क्लास से अपने पापा मम्मी से पैसे मांगने में शायद शर्म आती थी, और कुछ कंडीशंस ऐसी थी जहां मैंने ये खुद अपने लिए खुद बिल्ड किया अपना लाइफ। हम्म। सो हमेशा से अर्निंग मोड में रहना इज माय ड्रीम, और वो शायद रिटायरमेंट भी मेरा कभी नहीं आएगा टिल माय डेथ। वाह। सो तो और तीसरी चीज, मेरी पॉजिटिविटी। मैं हर चीज में ना कुछ ढूंढ ही लेती हूँ। मुझे लगता है हर सिचुएशन दो चीजों के साथ आती है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले अगर कहीं नेगेटिव हो भी जाऊंगी तो आई गो इनटू द पॉजिटिव मोड देन, कि ये कुछ मेरे लिए अच्छा ही होगा, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो लैंडेड विद यूनिवर्स नाउ, लेट्स उसको करने दो जो करना है। आप अपना काम अच्छा अच्छा करो बस। नहीं, आप बहुत बढ़िया चीज बताए। हमारा माइंडसेट के वजह से बहुत सारे डिसीशंस भी करते हैं और बहुत सारे रिलेशंस भी बनता है, सब कुछ इम्पैक्ट होता है। सो माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आपके जिंदगी में सबसे मुश्किल से कौन सी सीख मिली है मीना जी? मेरी जो मुश्किल सीख मिली है, मुझे इस अटायर को कंटिन्यू करना। आई रिजेक्टेड मैनी ऑफ टाइम्स ड्यू टू माई, ये मेरा जो आज आप देख रहे हो ना, बिंदी सिंदूर साड़ी पहनना, ये सब लोगों को ऐसे लगता है कि इंडियन में रह के ये हमारे साथ कैसे काम करेगी। तो लोगों को ये बड़ा चैलेंज रहता है। बट अभी जैसे वो मून पे लैंड हुआ हमारा चंद्रयान,
तो सबने दिखाया कि देखो ये भी कुछ कर सकते हैं, तो मैं सबसे ज्यादा प्राउड फील किया, देखो मेरा टायर चेंज नहीं हुआ। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग है नाइस नाइस, कि मैंने अपने इंटरेस्टिंग। वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने अपने ड्रेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने काम के साथ। और इसके पहले आपने बताया कि आपके 10th क्लास में मम्मी पापा से फीस पूछने में शर्माए आप, और आपके बचपन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। आप वित्तीय समस्याओं को कैसे निपटे? हाउ डिड यू डील विद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड? अच्छा, जब मेरे फादर को फर्स्ट अटैक आया तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स थे। जो पैसे का जो मैं अभी महत्व समझाती हूँ, वो शायद उसी वजह से समझाती हूँ। मुझे भी शायद धीरे-धीरे एक टाइम के बाद सब समझ में आया कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में सेव करना। तो बचपन में जब ऐसा कोई सिचुएशन आया जहाँ पर सारी चीज़ें रहते हुए भी हमारे पास शायद अपनी फीस को पे करने के लिए भी चैलेंज आया। तो समझ में आया कि यार ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ से मेरे टीचर ने सपोर्ट किया पहले तो, और उसने फीस मेरी भरी, बाद में मेरी मदर ने उसको पे किया। मेरी कॉलेज की फीस मेरे मामा जी ने पे करी। बट मुझे ये समझ में आया कि ना ये ऐसा चलेगा नहीं, तो मैंने 10th क्लास से ना अपना ट्यूशन्स लेना शुरू कर दिया। और सोचो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाते हो जिसको आप नहीं पढ़ते हो। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ और मेरे पास इकोनॉमिक्स नहीं है, तो मैं पहले खुद पढ़ती थी और फिर पढ़ाती थी। वो मुझे ये लगता था कि सीखने, क्योंकि लर्निंग का ज़ील हमेशा से रहा है मेरे में, तो मैं कुछ भी सीख के कुछ भी समझा सकती हूँ शायद। तो अगर आप किसी भी चीज़ को कहते हैं दिल दिमाग अगर लगा दो अपना, तो कुछ ना कुछ आप निकाल ही लोगे उसमें से। तो मैंने ऐसे ही किया, और धीरे-धीरे जब हम बढ़े तो मैंने 12th जैसे ही पास करी, तो स्कूल के साथ जैसे मैंने स्टेनोग्राफी सीखा, तो टाइपिंग एंड शॉर्टहैंड क्लासेस भी मैं मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठ के क्लास भी चली जाती थी, घर आती थी, तैयार होती थी, मम्मी खाना लंच-वंच दे देती थी, ब्रेकफास्ट करा देती थी। फिर मैं ऑफिस चली जाती थी, आती थी, फिर मैं प्रैक्टिस करती थी, और साथ-साथ संडे कॉलेजेस भी करती थी क्योंकि नॉन कॉलेजिएट जॉइन किया था मैंने। तो ऐसे करते-करते ज़िंदगी चल पड़ी, और धीरे-धीरे एक टाइम आया कि जब गॉट मैरिड, शादी के बाद पढ़ाई भी छूटी। मेरी ग्रेजुएशन, मेरी 2 बेटी होने के बाद, जो मेरी बड़ी दोनों बेटियाँ वो जुड़वा हैं, उनके बाद मैंने अपनी पढ़ाई करी है। उनके बड़े होने के बाद उनके साथ मिलके मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। उन्होंने ओह मुझे वाओ! आगे का इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ाया है बिकॉज़ मैं आर्ट्स स्टूडेंट रही हूँ। मुझे बड़ा डर लगता था कि ये सब्जेक्ट मेरे एमबीए में कैसे पास होंगे। मेरे घर का एटमॉस्फेयर, अगर आप कभी भी हमारा जो डिस्कशन होता है, वो सिर्फ पढ़ाई पे होता है या नाइस। अचीवमेंट्स पे होता है। ये वो जो बचपन से जो वो अच्छा, मेरी बेटी हमेशा ये कहती है, ये जो हमने वो भी अपनी कहीं न कहीं अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझी हैं। बट वो हमेशा कहती है कि हम, जैसे आप कहते हो ना, कि हर चीज़ में कोई ना कोई रे ऑफ होप होता है। एक आशा की किरण है, देखो वो कौन-सी है, उसको पकड़ ले बस, इंस्टेड ऑफ अंधेरा पकड़ने से। मैं हम वही पकड़ के अब आपकी तरह ही आगे सोचते हैं, तो शायद हम इसी वजह से शायद अचीव कर पाते हैं। उनके लिए मैं एक रोल मॉडल हूँ, नाइस क्योंकि नाइस। उनको ऐसा लगता है। और इवन की जो मेरी 2 बेटियों की शादी भी हो गई है, बड़ी दोनों की। तो उन इवन मेरे जो सन इन लॉ हैं, जो जमाई हैं, वो भी, उनके साथ भी मेरा डिस्कशन ऐसे ही होता है। तो साथ वाली कोई फीलिंग ही नहीं है। तो हमारा डिस्कशन उन्हीं चीज़ों पे होता है, कैसे हम एक्टिविटी करते हैं, कैसे हम कोचिंग ट्रेनिंग को आगे लेके जा सकते हैं, हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, हम कैसे कर रहे हैं, एक-दूसरे को ऐसे ही हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो लाइफ जो है ना, डिफिकल्ट तब लगती है जब आप उसको डिफिकल्ट मानते हो। तो मैंने वो डिफिकल्ट मोमेंट्स को भी एन्जॉय किया है। तो माइंडसेट के बारे में आप बहुत बात कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आप बिना रुक के काम कर रहे हैं, और आप काम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। यू वांट टू वर्क, यू डोंट वांट टू रिटायर। बहुत इंटरेस्टिंग लग यस, रहा है आपका जर्नी। और आगे बढ़ते हैं, आपने एक पब्लिशर के साथ, एक प्रकाशक के साथ करते समय आपको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनके बारे में भी हमारे साथ साझा करें। आपने उनसे कैसे पार पाया? हाउ डिड यू डील विद challenges? And without naming the details of people, because at least it एक will give some pointers, अगर कोई लेडीज और जेंटलमैन whoever are listening, उसको भी कुछ पता चलेगा how not to behave or how to behave. सीपी में एक पब्लिशर के पास मैं जब काम करती थी एज़ अ स्टेनोग्राफर, हम्म। तो वो पब्लिशर की ना शॉप हुआ करती थी। हम्म। वहाँ पर वॉशरूम तो होता नहीं है।
और एज अ फीमेल अगर आपके ऑफिस में आपके लिए वॉशरूम नहीं है, सो इट्स अ वेरी टफ जॉब। ये बहुत मुश्किल काम है वहाँ नौकरी निभाना। तो मुझे जब उन्होंने अपॉइंट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो मैडम, यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है, बट आपका जो टेस्ट है आपने पास किया है स्टेनोग्राफी का, सो हमें लगता है हम आपको हायर तो कर सकते हैं, बट आप ये कैसे मैनेज करोगे? तो मैंने कहा ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं कर लूंगी मैनेज। कुछ ना कुछ रास्ता तो मिल ही जाएगा। सो मैंने रास्ता निकाला कि हम वहां पर ऑफिस में बैठे एक दिन ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने रास्ता निकाला कि वहां से 15 मिनट की दूरी पे पालिका बाजार है, और पालिका बाजार में वॉशरूम्स अवेलेबल है। तो हमने कहा हम पालिका बाजार जाएंगे, वहां के वॉशरूम्स में जाएंगे, वो वहां यूज करेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको जाना है तो आपको सारे दिन में ऐसा तो हो नहीं सकता कि जरूरत ना पड़े। ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, जिसको मैंने हंसते हुए लिया, और मैंने आराम से, मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने वहाँ 1 साल जॉब किया। वाओ, 1 साल जॉब इस सिचुएशन में किया। वो पर्सन भी बड़े हैरान थे कि इन्होंने कैसे जॉब किया। तो समहाउ आई गॉट, उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थॉमसन प्रेस में काम करने की, बट वो एक जो अपॉर्चुनिटी थी ना मेरी, वो बड़ी डिफिकल्ट को भी मैंने इजी से हैंडल किया और आराम से किया। मुझे पता था मुझे काम करना है, क्योंकि मेरे मेरे को बैठना नहीं है घर पे। और माय हस्बैंड इज लाइक कि पढ़ाई लिखाई अगर करी है तो अगर कुछ करना है तो करो, ऐसा। मेरी फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, इसलिए मैंने लाइफ में फैमिली को लिया है, बिकॉज मेरी लाइफ जो है मेरी फैमिली से ही है। वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ शायद, क्योंकि उनकी वजह से ही हूँ जो मैं आज हूँ। लोग तो छोटी छोटी चीजों के लिए और उनके बारे में चिंता करते हैं, लेकिन आपने इतनी बड़ी समस्या को निपटारा कर दिया। लाइक आई थिंक यू डेल्ट इट सो वेल। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल मेरा ये कि आपने मृत्यु को 4 बार देखे आप, और अब तो आप कई लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। यू आर इंस्पायरिंग मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब। एंड आपने इतना दृढ़ता कैसा विकसित की? आपका टेनेसिटी का सीक्रेट बता दीजिए। मैं सबसे पहले जो मैंने देखा, वो मैं 8th क्लास में थी, तब मुझे टाइफाइड हुआ था। वो बाद में पता लगा जब मैं थोड़ी सी होश होश में आई तब। सो मेरे को फीवर बहुत ज्यादा था, इट इज 105 प्लस। तो ऐसे में अगर किसी को इतना हाई फीवर हो तो थोड़ी देर में हो तो दिमाग में जाए तो मतलब बचने वाला नहीं है। सो मेरे फादर आए, मेरी मदर ने मेरे फादर को बुलाया था, तो मेरे फादर आए तो उन्होंने बोला इसको कितना बुखार है? बोले मैं सुबह से पट्टियां कर रही हूँ इसकी पानी की, बट इसका बुखार ही नहीं नीचे आ रहा, और अब तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा। 104 से 105 पे चला गया। तो मेरे पागल है, ये तो मर जाएगी। सो हम 2nd फ्लोर पे रहते थे। 2nd फ्लोर से वो फट से गोदी में बस उन्होंने उठाया। अब 8th क्लास के बच्चे को मेरे फादर ने गोदी में उठाया। सोचो, मतलब कोई छोटा बच्चा है नहीं जिसको लेके कोई भाग सके। सो उन्होंने मेरे को उस हालात में अपने हाथों में गोदी से में उठाया, और भागते हुए मेन रोड पे जो डॉक्टर था, नर्सिंग होम था, वहां जाके ले गए और बोले मेरी बेटी को देखो, इसको बहुत तेज बुखार है, पता नहीं क्या हुआ है। तो उसने बोला कुछ नहीं करना, सामने से बर्फ की सिल्ली ले आओ। और वो इतना डर गए, मेरे फादर कह रहे क्या करोगे तुम? बोले तुम बस ले आओ। और उसने मेरे को सीधा जाके ना बर्फ की सिल्ली में सिला दिया। और अगले आधे घंटे में जब बुखार उतरा तो कपड़े पे चेंज करके फिर उसने मुझे वो ड्रिप वगैरह लगा दी। तो मेरे फादर बहुत डर गए थे, मम्मी बहुत डर गई थी। उनको लगा कि कहीं इसको कोई निमोनिया हो गया, बर्फ में रख दिया आपने, तो उनको भी थोड़ा डर लगा। पर जब थोड़ी देर में बुखार उतरा तो मेरा डॉक्टर ने बताया कि अगर और थोड़ा सा आधा भी अगर ऊपर और चला जाता तो बुखार दिमाग में चला जाता, या तो इसकी डेथ हो जाती या इसको माइंड में कोई अटैक आ जाता। सो बचाने का एक ही तरीका था मेरे पास, इसलिए मैंने ऐसा किया। सो वो मुझे आज भी याद रहता है। अगर मेरे शायद फादर मुझे गोदी में उठा के नहीं जाते तो मैं वैसा नहीं करती। और मैं अभी हँसती हूँ, जब भी मैं हम जब बाद में जब बात करते थे तो बहुत हँसते थे इस चीज़ को लेके। तो उसके बाद एक बार क्या हुआ कि मैं जब सेल्स में आई तो मैं कस्टमर के यहाँ से वापस आ रही थी, अंधेरा था और बारिश बहुत हो रही थी। और अचानक से फ़ोन आया, फ़ोन पे बात कर रही थी। फ़ोन जैसे ही रखा तो पास से ना, वो क्या होता है, सफ़ेद रंग की प्रिंटेड साड़ी पहनी थी, तो कहीं गंदा वो ना हो जाए। तो वो पास से जब गाड़ी स्पीड से निकली तो मैं थोड़ा-सा हट गई। तो जैसे ही हटी तो पता लगा वहाँ सीवर है, और मेरा पाँव स्लिप हो गया उसमें। इतना कीचड़ था कि पाँव स्लिप हो गया। मेरे हाथ में इतना बड़ा बैग था, मोबाइल था, और जैसे ही मैं स्लिप हुई, बैग और मोबाइल बाहर चला गया। लेकिन वहाँ ना एक छोटी-सी टहनी पड़ी थी बाहर उस सीवर अच्छा। के, मैंने सिर्फ उसको पकड़ लिया। अच्छा।
और मैं जब पकड़ा तो मुझे समझ में आया कि मैं सीवर में चली गई हूँ, वो भी गले तक, और मेरे पाँव अंदर झूल रहे हैं। अब कोई भी इंसान होकर डर जाएगा, वो कहेगा यार ये तो मैं गया। अब मैं आसपास देख रही हूँ पहले कौन है जिसको मैं बुला सकूं। तो मेरे को देखा कि सामने चाय वाले की शॉप है, और अंधेरे में वहाँ चाय वाले पे ना बहुत सारे रिक्शे वाले खड़े तो चाय पी रहे। तो मैंने आवाज लगानी शुरू करी कि मैं गिर गई हूँ, कोई मुझे बचा लो। तो वहां से रिक्शे वाले और चाय वाले को लगा अरे कोई ना शायद गिर गया, जल्दी से आओ जाए, वहां तो सीवर खुला हुआ है। तो रिक्शे वाले फटाफट आए और उन्होंने मुझे खींच के बाहर निकाला। फिर उसने बोला मैडम आपके पास क्या सामान था? मैंने कहा मेरे पास एक बैग था, एक फोन था। फोन भी बिल्कुल ठीक, बैग भी बिल्कुल ठीक। और आप मानोगे नहीं, मुझे एक खरोंच नहीं आई थी। मेरे को एक खरोंच नहीं आई थी। और मैं ऐसे ही मतलब वो सीवर में जाओगे तो साड़ी तो काली हो ही जाएगी, सफेद की ब्लैक हो गई थी। रिक्शा वाला घर छोड़ने गया, उसने बोला मैम मैं 150 रुपए लूंगा। मैंने कहा भाई तू 200 ले ले। तो घर छोड़। और मैं पिछले वाले गेट से एंट्री गई तो मेरे हस्बैंड देख के बिल्कुल हैरान हो गए, इसको क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैं कहा नहीं पहले मुझे पानी दो, पहले मैं नहा धो लूं, फिर मैं वॉशरूम जाऊंगी नहाने, फिर मैं बताऊंगी बाद में क्या हुआ। तुमने हुआ क्या था? तुम कहीं कीचड़ में गिर गई? मैंने कहा नहीं मैं सीवर में गिर के आई। कह रहे हंस के बता रही है, बताओ मतलब अगर कल तेरे को कुछ हो जाता। मैंने कहा हुआ तो नहीं ना, देखो खरोंच तक नहीं आई, तो मेरी मृत्यु लिखी नहीं थी, तो मेरे पास नहीं आई, टेंशन मत लो। ऐसा ये दूसरी बार हुआ। तीसरी बार ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस की मीटिंग के लिए ऑटो करके ईस्ट दिल्ली से झंडेवालन जा रही थी, वेस्ट की तरफ में। तो मेट्रो चल रहे थे बट मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो मैंने कहा चलो ऑटो करके चले जाते हैं, मेट्रो में खड़ा कर रहना पड़ेगा, भीड़ मिलेगी। तो मैं ऑटो करके गई और जैसे ही आईटीओ की रेड लाइट को हम क्रॉस करते हैं, जो मेन रेड लाइट है, वहां थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो वहां पर 2 स्मैकीज ने ऑटो रोक लिया और उन्होंने बहुत मतलब लूटा, मतलब हाथ मेरे गले में चेन थी वो ले लिया, हाथ में बैंगल से वो ले लिए। फिर दे सेड की फोन दे दो। मैंने कहा कंप्लेन में कहीं नहीं कर रही, बट फिर उन्होंने हिट भी किया मुझे, दोनों गालों पे अच्छा खासा हिट हुआ मेरे। तो मैंने कहा मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही। तो इतने में वो जो कितने सेकंड्स की लाइट होती है, उस रेड लाइट से ग्रीन होते हुए पीछे से जब ट्रैफिक चलने लगा दे ऑल वेट, वो सब चले गए। और मैं उसी ऑटो में फिर ऑफिस गई। मैं मीटिंग में जाके पीछे बैठी। मीटिंग खत्म होने के बाद सबने मुझसे पूछा तेरे दोनों गाल लाल कितना है? और मैं कह रही हूँ मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ। कह रही क्या है यार, तू वहां से घर क्यों नहीं चली गई? मैंने कहा मीटिंग अटेंड करती थी ना, तुमने कहा इम्पोर्टेंट आना जरूरी है, सीनियर लीडरशिप आ रहा है, ऐसा वैसा। कह रहे फिर उन्होंने वो हमारी सीनियर मैडम को बुलाया जो एसवीपी थी। उन्होंने मुझे बोला मीना आज यू मैड, इस हालत में तुमको घर जाना चाहिए था। अब एक काम करो, पहले तो एफआईआर लिखाओ। मैं कहा देखो मैम एफआईआर लिखने से कुछ होता नहीं है, अपने हरासमेंट नहीं करानी। जो जाना था चला गया, वो मेरी किस्मत का नहीं था, किसी और का था, ले गया वो। मेरी जान बच गई ना, मेरे गोल्ड से ज्यादा जरूरी नहीं है जान, मैं ठीक हूँ बस वही बहुत है। कहते तेरे दोनों गालों में लगे। मैंने कोई बात नहीं, मैं ट्रीटमेंट करा लूंगी, दवाई वाई ले लूंगी, ठीक हो जाएगा। बोले इसको अभी घर छोड़ के आओ पहले, सबसे पहले कोई इसको लेके जाओ अपनी गाड़ी में, ये पागल है। इसको किसी चीज से पता नहीं डर भी लगता है कि नहीं लगता। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लगता। इवन उन्होंने जब मुझसे स्नैचिंग किया, सो उन्होंने जो लोकल कट्टा होता है गन का, वो भी मेरे गन पॉइंट पे थी। मैं मतलब ऑलमोस्ट 2 सेकंड तक मैं गन पॉइंट पे थी। वो अगर गलती से भी चल जाता तो सो मैं गई थी। बट मैंने वो इतनी ब्रेवली उसको वो किया कि मुझे खुद भी कभी लगता है कि अच्छा मैं इतनी ब्रेवली हूँ शायद। द मोस्ट ये ऐसे इंसिडेंट्स है ना जिसमें मैंने बहुत इंजॉय भी किया शायद समझने और सुनने के बाद। ना मुझे ये समझ नहीं आया, ये तीनों इंसिडेंट्स के बाद ना मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरी जिंदगी वापस क्यों मिल रही है मुझे बार बार। समझ में आया मुझे चौथी बार में कि भगवान मुझे वापस नीचे क्यों भेज रहा है बार बार। तो पोस्ट कोविड के बाद जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे एक ड्रॉप भी मेरे मुंह में नहीं जा रहा था, वो भी वॉमिट हो रहा था, बहुत ही बुरे हाल थे। और मेरे को पहले मैं वैसे तो पॉजिटिव नहीं थी, नेगेटिव थे मेरे को कोविड, बट उन्होंने मुझे इनिशियली आधा घंटा कोविड के पेशेंट्स के साथ रखने की कोशिश करी। फिर मेरे डॉक्टर ने बोला नहीं ये नॉन कोविड का पेशेंट है, इसको मत रखो वहाँ, ये वीक है और उसको कहीं कोविड हो ही जाएगा। अभी इसका हफ्ते पहले ये नॉन कोविड हुई है तो क्यों इसको रख रहे हो उसमें। तो कैसे लड़ा के उन्होंने मेरे को दूसरे आईसीयू में भेजा। वहां से फिर मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। मेरी बेटी मेरे साथ थी,
सो बट मेरे हालात ऐसे थे, वो इंजेक्शन लगा लगा के मुझे सुला रही थी, मुझे वॉमिट आ रहा था, कुछ था ही नहीं अंदर बट वॉमिट आ रहा था। तो वो इंजेक्शन लगाए जा रहे, तो एक दिन चला गया, दूसरे दिन भी मेरे हालात ऐसे ही थे और मैंने फिर अपने बेटे को बोला, देख पापा को ना कल से मैं बुला ली हूँ। कहती क्यों? मैंने कहा मुझे लगता नहीं इस बार बेटा बचूंगी, अब कितनी बार भगवान बचाएगा मुझे। सो माय मेरी गॉड। बेटी बहुत इमोशनल हो गई, फिर अब कैसे बात करो अम्मा। तो वो हम्म थोड़ी इमोशनल हो गई, उसने मुझे गले लगाया, कहती है देखो हमारा मोटिवेशन आप हो, आप अगर हम्म ऐसे बात करोगे ना सो हमें कौन मोटिवेट करेगा। सो आप हम्म तो ऐसा सोचते ही नहीं हो कभी, सो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो मैंने कहा नहीं यार बेटा मुझे ऐसा लग नहीं रहा, तो उसने मुझे ना मतलब कहते हैं ना जादू की झप्पी देते हैं बच्चे कभी। सो ऐसी सिचुएशन जहाँ कभी माँ बाप अपने बच्चों को जब जादू की झप्पी देते हैं, सो बच्चे एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो वैसे ही एक उसने मुझे झप्पी जैसे दी और मुझे बोला आपको कुछ नहीं होगा, आप बस सो जाओ। बट मेरे को नींद नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। वो नर्स के पास गई, उसके पास इंजेक्शन भी आधा ही था, पूरा इंजेक्शन हम्म ही नहीं था उसके पास, और वो इंजेक्शन अवेलेबल भी नहीं था उस समय। उसने बोला आधे का आधा लगा दो, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। उस हम्म नर्स ने आधा इंजेक्शन लगा दिया, उसने मुझे झप्पी दी कि अभी आप सो जाओ, सुबह बात करेंगे, कुछ नहीं हुआ आपको, पापा आपको आके देखे सुबह अच्छे से देखेंगे, आप टेंशन मत लो। आप नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। आप जैसा हम्म पर्सन जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचता है, आप नेगेटिव नहीं सोचोगे। आप सुबह उठ के ये सोचना कि मैं अच्छी हूँ, बस ये हम्म सोच के सो जाओ, सुबह तक आप बेटर हो जाओगे। हम्म वो जो उसने मुझे मोटिवेशन दिया, और जब मैं सुबह उठी, उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होके घर आई, सो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई बार बार कि अगर भगवान मुझे इतनी बार वापस भेज रहा है, कुछ तो है, समथिंग इज लेफ्ट, जो मेरा शायद कुछ, मुझे शायद इस दुनिया में शायद किसी पर्पस के लिए भेजा गया है। सही है। कुछ तो काम ऐसा है जो मैंने अभी तक नहीं किया, जो मुझे करना है। वो क्या है मुझे नहीं पता। तो मैंने वहां से सोचना शुरू किया कि कुछ तो करूंगी, क्या हम्म पता नहीं। सो हम्म वहां से मैंने धीरे धीरे शुरू किया कि चलो लोगों से बात करना शुरू करते हैं, और मुझे सबने एक ही बात बोली कि मैम आप बोलते अच्छा हो, तो आप एक अच्छे स्पीकर हो। सो आप किसी के साथ भी बैठोगे ना अगर आधा घंटा, उसका माइंड सेट बदल दोगे, वाओ। वो अपनी जिंदगी को ना पॉजिटिव लेने लग जाएगा। हम्म सो मैंने कहा चलो कहीं से तो शुरू करती हूँ। सो मैंने यहाँ, मुझे फिर लगा फीमेल के लिए फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर पैसा नहीं है तो माइंडसेट कहीं से नहीं क्रिएट होता। और वो जर्नी मैंने भी देखी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द मनी। हम्म मनी इज इम्पोर्टेंट है, वो हमारे उसके दिमाग में बहुत सारे मिथ है, वो उसके भी बहुत सारे माइंडसेट ऐसे हैं जो गलत नोशंस में हमारे छोटेपन से हमें इसलिए दिए जाते हैं, वो उनको उनकी सोच से दिए गए, जैसे जैसे टाइम बदलता है उसको हमें चेंज करना है। सो उसके लिए फिर मैंने सोचा चलो यहाँ से शुरू करते हैं। सो पर्पस आई थिंक स्टिल बिग, या व्हिच आई ऑन द पाथ ऑफ दैट। मैं अभी भी अपने उस पर्पस के फाइंड वाले रूट पे अलग अलग राहों में से ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ, कहीं ना कहीं आई एम श्योर जिस पर्पस के लिए भेजा है ना वो कंप्लीट करके ही जाऊंगी। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड सचमुच में बहुत बढ़िया है। आई एम रियली लाइकिंग दिस कन्वर्सेशन। आपका पॉजिटिविटी कंटेजियस भी दिख रहा है मुझे। आप बोले ना, लाइक आई थिंक यू विल चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल आधा घंटे बात करने के बाद। आई थिंक दैट इन्फ्लुएंस इज देयर ऑन मी एज वेल। एंड और आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल आपका। आगे आपने नवीन आप आगे बढ़ो, मैं एक अभी रिसेंट का इंसिडेंट शुरू बताती ठीक हूँ है, आपको। ठीक। मेरे ऑफिस में एक लड़की है, अच्छा। ठीक है, शी इज वेरी गुड इन ड्राइंग, उसका ड्राइंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छी आर्टिस्ट है वो। उसने हम्म मुझे अपनी 2-3 ड्राइंग्स दिखाई। सो मैंने बोला एक काम क्यों नहीं करती तू, इंस्टा पे एक पेज बना के उसी पर डालना शुरू कर देना। सही है। कह रही है मैम सच में मैं इतनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ, आपको लग रहा है मैं कर पाऊंगी। मैंने कहा हाँ, देख करते करते ना तू फाइन ट्यून में आ जाएगी। हम्म उसने अपना लोगो बना के इंस्टा पे अपना पेज बना के 2 अपने जो स्केचेस है वो डाल भी दिए हैं, और उसने मुझे कल दिखाया ना, मैं बहुत खुश थी, मैं हाँ। बहुत खुश हो गई। उसने मुझे बताया मैम देखो ये अच्छा लग रहा है ना मेरा लोगो, ये मैंने पेज बना लिया, आपने बोला था ना। मैं बहुत खुश हुई। मैं कहा अगर इतनी बात से लोगों को समझ में आती है ना कि जो पैशन है उसको जॉब के साथ फॉलो करो, मेरा काम हो गया। नाइस नाइस। और आगे बढ़ते हैं। आतर शेरी ने आपको अपना क्षेत्र ढूंढने में कैसे मदद की? हाउ डिड आतर शेरी हेल्प फाइंड योर निश? पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, वो मुझे समझ में आया कि शायद मैं स्टोरी टेल या पब्लिक स्पीकिंग अच्छा कर सकती हूँ। वो मुझे कैसे समझ में आया, मैं ना
एक इतने सालों से मैं ट्रेनिंग में हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं 2010 से कंटिन्यूस ट्रेनिंग में हूँ। अच्छा। लेकिन कोविड, बिफोर कोविड ना ऐसे कुछ असेसमेंट्स हुए जिसमें मेरा सिलेक्शन ऑफिस में नहीं हुआ, हम्म। और मेरा तो बस रोना ही निकल आया। और मुझे लगा कि यार, कि मैं सच में इतनी बुरी हूँ कि मैं एक अच्छा, मतलब मैं, सब तो बोलते तुम इतना अच्छा कराती हो मैडम, तुम इतना अच्छा कराती हो मैडम, बट ऑफिस में क्यों ऐसा नहीं लगता सबको? सीनियर लीडरशिप में ऐसा क्या चाहिए जो मेरा कम है? वहां से मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। तो अचानक से ऑथर शेरी के वो एफबी पे वो आने लगे कि 21 डेज चैनल, वीडियो बनाओ, ये करो वैसा करो। तो मैं कहा इसको ट्राई करते हैं। अगर मैं अच्छी स्पीकर नहीं हूँ तो यहाँ भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं अच्छी हूँ तो मैं कुछ कर ही लूंगी। तो एटलीस्ट अपना कॉन्फिडेंस ही बढ़ा लूंगी, और अगर ठीक है ना, अगर उनको लगता है कि मैं एक अच्छी स्पीकर नहीं हूँ तो मैं अच्छा बन भी तो सकती हूँ उनके हिसाब वाला। तो वहां से मैंने शुरू किया। तो जब उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, फिर हमसे बात करी, फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। तो उन्होंने बोला किसने बोला तुमको तुम अच्छी स्पीकर नहीं हो भाई? बोले तुम दिल से बोलते हो भाई, और एक अच्छा स्पीकर वही है जो अपने दिल से सच बोलता है, और तुम अपने दिल से बोलते हो, और तुम्हारी बात हमारे दिल तक पहुंचती है, जो लिसनर है। यही चाहिए होता है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। तुम गलतफहमी मत रहो, तुम बहुत अच्छे हो। और मजे की बात ये, अगले साल मैंने रिजल्ट अपने आप नहीं देखा मेरे पास। जब हमारे पास रिजल्ट डिक्लेयर हो तो मैंने नहीं देखा, तो मेरे बॉस ने पूछा रिजल्ट देखा? मैंने कहा सर मैंने इसलिए नहीं देखा बिकॉज एक चीज मुझे समझ में आ गई, मैं एक अच्छी स्पीकर हूँ कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, बट मैं एक अच्छी ह्यूमन जरूर हूँ। आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो स्पीकर होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कंपनी के किसी सर्टिफिकेशन में मैं मतलब क्वालिफाई करूँ ना नहीं, लेकिन इस कंपनी में लोगों की जिंदगी में मैं चेंज ला पाऊं कि नहीं, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग करके कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड नहीं चाहिए। सो ही वाज रियली शॉक्ड टू हियर दिस कि एक साल के बाद ये कुछ और ही बोल रहे हैं आप। नाइस नाइस नाइस। और आप आपके सपने के बारे में हम हमसे बात करें। आप एक बड़े स्टेडियम में 10,000 लोगों के लिए प्रेरक और प्रेरक भाषण आयोजित करते हुए मरना चाहते हैं ना? व्हाई इज दैट सो? मेरा ना एक ड्रीम है कि 10,000 प्लस लोग स्टेडियम के बाहर खड़े हो, अंदर खड़े हो, कहीं खड़े हो, मैं वहां खड़े होके कुछ बोल रही हूँ, लोग मुझे सुने, और वो मेरे ऐसे शब्द हो जो मेरी एक्सपीरियंस को बताते हुए लोगों को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करके दे कि अरे ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और वो हमेशा उनके दिल में कहीं बैठ जाए। और मजे की बात है, जब ये बात मैंने एक दो जगह बोली भी, मतलब एक जगह हमारे ऑफिस की मीटिंग हो रही थी, हम सबको कुछ नया कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था। तो मुझे उन्होंने पूछा, वो विजुअलाइजेशन चार्ट वार्ट सब बता रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आप क्या विजुअलाइज करती हैं, आप क्या चाहती हैं? तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा देखो मेरा ड्रीम तो ये है। ऐसे ही हंसते हुए बोला, कहते मैडम के पार्टी ज्वाइन कर लो, ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे। तो मैंने कहा वैसे लोगों ने सजेशन दिया था बट मेरा मन नहीं है पार्टी ज्वाइन करने का, मैं करूंगी तो यही करूंगी। और ये मैंने जब डिसाइड कर लिया है तो ये होगा जरूर, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैंने कुछ डिसाइड करा है, जब मैं डिसाइड करके यहाँ तक पहुंची हूँ तो वहां भी पहुंचूंगी। और आई एम श्योर मैं एक एग्जाम्पल सेट करके ही जिंदगी को छोड़ूंगी। इसलिए मेरा लास्ट मोमेंट जो है वो वही होना चाहिए। मेरी लास्ट, मतलब सांस अगर मैं लूँ तो ऐसी जगह लूँ जहां मैं एक एग्जाम्पल सेट करके जाऊं कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दैट्स द ओनली थिंग जो मेरे माइंड में है। बहुत इंस्पिरेशनल है। और बहुत शानदार बातचीत चला अब तक, और हम इस एपिसोड में और थोड़ा मसाला ऐड करके और थोड़ा शानदार बनाएंगे। सो इफ यू आर रेडी आई विल किक ऑफ द सेकंड रैपिड फायर राउंड, मीना जी। यस रेडी। ठीक है। अब पहला सवाल है कि आपके पास यदि एक कहीं भी एक विशाल बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? जब तक आप लर्निंग करते रहेंगे तब तक आप जवान रहेंगे, जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे। Nice. So if you stop learning, you start aging.
यस। ऑसम ऑसम, बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? मेरे को जेरी बहुत पसंद है, या एंड हेल्पिंग बहुत। सही नटखट भी है। बहुत है, लेकिन अगर उसका दोस्त या उसका, जब हम्म, टॉम जो है वो मुसीबत में पड़ जाता था, वो सबसे बचा लेता है, तो हाँ, जेरी मेरा फेवरेट है। राइट 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 राइट। हाँ, अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? दिन में 15 मिनट जरूर डांस करें। Okay, so guys, let me repeat: dance for 15 minutes every day. नाइस नाइस। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? 3 इडियट्स। थ्री इडियट्स, नाइस। और आपको कोई एक ही डिश पूरी जिंदगी खानी पड़े तो वो क्या होगी? दाल चावल। और आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड में, ऐसे कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे? ऐसा कुछ जिसको लोगों को पॉजिटिव सोचने की दिशा मिले। हम्म। सुपर। ओके, और आगे बढ़ते हैं और फिर से ये मेन राउंड पे जाएंगे। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी उभरते हुए युवा है, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे मीना जी? डिफिकल्टीज आएंगी। हम्म, आपने हम सब ने बांसुरी तो देखी है, जानते ही हैं, और उसमें हम्म, बहुत सारे होल्स होते हैं, हम्म, लेकिन उन होल्स को अगर हम ठीक से मैनेज करें ना, तो बहुत अच्छी धुन बज सकती है। वाह, सो हमारा जीवन ना एक बांसुरी की तरह है, उसमें बहुत हम्म, सारे होल्स होंगे, आएंगे जाएंगे, नए बनेंगे, छोटे बड़े बनेंगे, हम्म, बट उसको कैसे मैनेज करने है, अपनी जिंदगी की धुन बनानी है ना, ये सब आप ही हम्म, के कंट्रोल में है। बस अपना कंट्रोल ना खोए, क्योंकि ड्राइवर सीट पे आप ही बैठे। वाह, सुपर, फैबुलस। और टीजीवी हिंदी में आपका एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत ही अच्छा। आपका रैपिड फायर राउंड्स बड़े मजे के थे। राइट। थैंक यू सो मच मीना जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अमूल्य समय आप हमारे वर्चुअल स्टूडियो में बिताने के लिए और बहुत शानदार चीज बताने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगले एपिसोड में मिलेंगे फॉर श्योर। विल डू वन एपिसोड इन इंग्लिश आल्सो मीना जी। डन। सो थैंक यू नवीन, मेरे को बुलाने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। एब्सोल्यूट प्लेजर इज माइन एंड थैंक यू विकास वंस अगेन। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड मीना कर्मकार जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये एपिसोड या कॉन्वर्जेशन पसंद आए तो अपने 3 करीब लोगों के साथ शेयर कीजिए, शायद फैमिली मेंबर्स हो या कलीग्स हो, दोस्त हो, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को नया कुछ सीखने मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। धन्यवाद। तो चलिए अब सामान्य ज्ञान सुनते हैं। और आज हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद मीना कर्मकार जी। उसका पॉजिटिविटी तो बहुत कंटेजियस था और उसका स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल था। इसके लिए मैंने सोचा कि 3 स्ट्रॉन्ग वीमेन के बारे में बात करूं आज। एंड फर्स्ट प्रोफाइल इज रोजा पार्क्स जी। रोजा पार्क्स द्वारा अपनी बस की सीट छोड़ने से इनकार करने से संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये नागरिक अधिकार आंदोलन भड़क उठा, like which means for refusing the bus seat. This has led to civil rights movement। और जिसने नस्ली अलगाव को चुनौती दी और समानता और न्याय के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन को प्रेरित किया है। सो दिस इज ए ग्रेट एग्जाम्पल, लाइक अगर छोटे छोटे इंसिडेंट्स बड़ा बड़ा मूवमेंट्स भी बन सकता है। सो आई थिंक रोजा पार्क्स जी ने एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट की। और एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला एंजेला मर्केल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर अपने नेतृत्व और प्रभाव के लिए जानी जाती है। और उन्होंने यूरोपीय वित्तीय संकट में के प्रबंधन और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शी प्लेड critical role in managing the
European financial crisis and also addressing global challenges. So these are some great inspirational women leaders. और मेरा आपसे एक विनती है कि अगर आपको भी कोई इंस्पिरेशनल लीडर के बारे में पता है, हमारे कोच मीना जी जैसा, हमें उसके बारे में जरूर बता दीजिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों, अगर आपको कोई प्रतिक्रिया सजेशन है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgbhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgbhindi@gmail.com। और दोस्तों, मैं हूँ नवीन समला, टीजीवी प्लेटफॉर्म का चीफ होस्ट एंड फाउंडर, यानी व्यवस्थापक और मेजबान। और मैं हूँ आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हम हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। अगर आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com या यूट्यूब या आपका कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट में द गाइडिंग वॉइस हिंदी में सुन रहे तो आप इंग्लिश और तेलुगु में भी सुन सकते हो। और तेलुगु के लिए टीजीवी तेलुगु और इंग्लिश के लिए द गाइडिंग वॉइस बोल के सर्च कीजिए और सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और अगले एपिसोड में और एक इंस्पिरेशनल मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय।